मिला कि भाई आज से अल्लाह पाक ने जो है सूद को हराम करार दिया है। और मैं जानते जो कि यह महबुल्लाहुर रिबा व युर्बी सदका, जिसका खुलासा है कि अल्लाह पाक सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। और ये सूदी निजाम सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म। अब बिजनेस के अंदर में, कारोबार के अंदर में कुछ बिजनेस कारोबार ऐसे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माशाल्लाह आप लोग बड़ी कुर्बानी के साथ में आए हो। कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि देखो मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अगर ये बात के अंदर में, मजलिस के अंदर में अगर हम कोई शेयर के स्टॉक के नाम भी लेते हैं तो वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, उसके अंदर ख़रीदने बेचने की हमारी कोई राय नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर में हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, ये जो शेयर मार्केट जो हम बोलते हैं, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी और ये शुरू कैसे हुआ। देखो ये इंडिया के अंदर में ना, हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। अगर इंडिया के बाहर हम चले जाएंगे तो अमेरिका है और दूसरी जो कंट्री है वहाँ पर 90% लोग, 95% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में है, उसके अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते और उससे कमाते। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में 150 करोड़ लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ लोगों के पास में डीमेट अकाउंट एक्टिव है। सिर्फ 3 करोड़। कितने फ़ीसद हुआ? 150 करोड़ 3 करोड़, 2%। सिर्फ 2% लोग हैं जो इस स्टॉक मार्केट के अंदर में। अब इसके अंदर भी मुसलमान कितने हैं? अब इसमें बहुत सारों का नज़रिया ये है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है ये हलाल ही नहीं है। स्टॉक मार्केट क्या है? ये हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें बोले कोई मेहनत नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको ये समझते कि स्टॉक मार्केट की बुनियाद, शेयर मार्केट की बुनियाद क्यों पड़ी। ये शेयर मार्केट के अंदर में हम जो शेयर खरीदते हैं, तो ये जिस कंपनी के हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, समझो कि ये उस कंपनी की साथ में हम जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर में अपना पैसा लगा रहे, पार्टनरशिप कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या होता था, जो माशी तौर पर मजबूत थे वो यहूदी कौम थी, और उनका जो है ज़्यादातर जो बिज़नेस था वो सूद का बिज़नेस था। सूदी निज़ाम, सूदी कारोबार जो है उन लोगों का चलता था। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को जो है ख़त्म किया, सूदी निज़ाम को ख़त्म किया। इसलिए आप लोगों ने किताबों के अंदर में भी पढ़े होंगे कि वो एक आए और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है बहुत गलत तरीके से पेश आने लगे कि मेरा कर्जा वापस दे दो, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, यहूदी लोग थे। तो उस वक्त में ये इन लोगों का कारोबार, कामकाज यही था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए कि भाई आज से अल्लाह पाक ने जो है सूद को हराम करार दिया है। उलमा इकराम जानते जो कि यमहुल्लाहुर रिबा व युर्बी सदका, जिसका खुलासा है कि अल्लाह पाक सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। तो ये सूदी निज़ाम सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया। अब बिज़नेस के अंदर में, कारोबार के अंदर में कुछ बिज़नेस कारोबार ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर में आदमी अकेले तौर पर नहीं कर पाएगा। अभी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पर है, जिसके अंदर 500 करोड़, 1000 करोड़, बल्कि कुछ कंपनी ऐसी है जो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की है। तो उसमें अकेला आदमी कैसे करेगा? तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये निज़ाम चलता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ट्रेडर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का मुकर्रमा के जो इन्वेस्टर थे, जो ज़्यादा माल वाले थे, उन लोगों के पास से पैसा लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पैसा जमा करके जो है ये मुल्क शाम, यहाँ का जो सामान था मक्का का, ये खरीद कर मुल्क शाम जाते थे और ये सारा सामान जो है मुल्क शाम के अंदर में बेचते थे। और मुल्क शाम उस वक्त के अंदर में ये बिज़नेस का हब था। जैसे अभी देखेंगे कि भाई कोई भी बड़े बिज़नेस का और दुबई के अंदर में, और दुनिया के सारे इलाके के लोग दुबई में आ रहे हैं, तो उस वक्त में मुल्क शाम जो था ये बिज़नेस का हब था और वहाँ पर बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था। तो ये कुछ सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाते, महीना 2 महीना 3 महीने जो है वहाँ पर गुजारते। यहाँ की चीज़ें जो ले जाते वो वहाँ पर बेचते, फिर वहाँ की चीज़ें खरीदते उसको बेचते,
फिर हज के मौके के वक्त में मुल्क शाम से कुछ चीज़ें खरीद कर जो है वापस यहाँ पर लाते हैं मक्का मुकर्रमा के अंदर। और मक्का के अंदर में मीना का बाज़ार मशहूर और मारूफ बाज़ार था, तो वहाँ से अतर, खुशबू, जैतून का तेल, ये सारी चीज़ें लाकर ये मक्का मुकर्रमा के अंदर में बेचते। और जब हज का मौका आता तो उस मौके के ऊपर साल में एक मरतबा जो हज के लिए आते तो उस मौके के ऊपर सारा सामान जो इनका बिक जाता। अब ये जिन लोगों के पैसे लिए हैं तो इसका सारा हिसाब किताब लगाते कि भाई जाने का खर्च कितना हुआ, आने का खर्चा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें सारा हिसाब लगाकर फिर जिन लोगों ने जितना पैसा दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपया जो है लगा था तो उसमें से किसी ने 10,000 रुपया दिया है, उनका 10% है, किसी ने 5,000 दिया, तो जिनके जितने शेयर के हिसाब से पैसे थे वो प्रॉफिट गिनकर उनको जो है उनका प्रॉफिट पहुंचाते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन्वेस्टर थे उनके मांगने से पहले उनका हिसाब करके उनके पैसे उनके पास पहुंचा दिया करते थे। इसलिए आपने देखे होंगे कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कलमे की दावत दी उससे पहले पूछा कि भाई आप मुझे कैसा जानते हो, कि आप सच्चे हो, अमानतदार हो, अमीन हो, क्योंकि ये लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लेते थे और लोगों को जो है बिजनेस करके प्रॉफिट करके देते थे। तो इस तरीके से ये चलता रहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बुनियाद, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बुनियाद पड़ी कि सूद को ख़त्म करो और पार्टनरशिप वाला निज़ाम लाओ। और उसके बाद में जब जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर में गए, हज़रत अदी बिन अबी हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे कि अदी, ये इस्लाम की बरकत से एक दिन ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले लोगों में ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये निज़ाम जो था ये सूदी निज़ाम था, इसको ख़त्म किया। और ऐसे तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टनरशिप के बताए कि इसके ज़रिए से उनका माशी निज़ाम जो था वो मजबूत बना। और कैसा मजबूत बना कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जब मदीना मुनव्वरा के अंदर में आए तो मदीना मुनव्वरा के अंदर में आने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका भाईचारा करवाया। तो उस वक्त में हज़रत साद ने कहा मेरे 2 मकान हैं, 1 मकान आप ले लो, मेरे 2 खेत है, 1 खेत आप ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे खेत और मकान नहीं चाहिए, मुझे जो है बाजार का रास्ता बता दो। और वो तिजारत करते रहे और वो उसूलों जो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके थे उस हिसाब से करते रहे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है मालदार बने। कौन से तरीके के ऊपर? जो तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताए थे। अब ये जो है ज़माना धीरे धीरे गुजरता गया और निज़ाम बिजनेस के अंदर में यही पार्टनरशिप वाला चलता था। उस वक्त में भी ये था कि मक्का के जो मुहाजिर थे और अंसार, उन दोनों की जो है भाईचारा करवाया। और अंसार की जो है ज़मीनें थी उनके ऊपर जो मुहाजिर थे वो खेती किया करते थे और फिर बाद में जो खेती निकलती तो उसके अंदर दोनों की पार्टनरशिप हुआ करती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में ज़माना जैसे जैसे गुजरते गया उसके अंदर में जो है फ्रॉड होने लग गए, स्कैम होने लग गए। अब चूँकि 5 लोगों ने स्कैम किए तो बाकी 95 के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं करता है ना। 5-10 ऐसे होते हैं लेकिन उसकी वजह से बदनाम सब लोग होते। तो अब ये ज़माना धीरे धीरे निकलता गया और ये सारी चीज़ें जो हटते गई। फिर उसके बाद में बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम होने लगे। तो ये पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंटें थी ये जमा हुई और ये बैठे कि भाई ये अगर बड़े बड़े ऐसे फ्रॉड होंगे तो जो बड़े बिजनेस है वो शुरू कैसे होंगे हमारे मुल्कों के अंदर में, और इसको कैसे शुरू किया जाएगा। दुनिया के अंदर में सबसे पहली कार फोर्ड कंपनी की बनी है, फोर्ड कंपनी की। तो वो फोर्ड कंपनी की जब कार बनी तो उसको करोड़ों का कैपिटल लग रहा था। अब उस वक्त में 2 ही शक्ल थी, आज से 150 साल 200 साल पहले। एक तो ये कि ये यहूदी जो लोग थे ये माशी एतबार से मजबूत थे और इनका जो है बिजनेस सूद का था। और आज भी देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं, बैंकिंग निज़ाम है, वो किन लोगों का है? यहूदी लोगों का है। ये जो इजराइल जो है उन्हीं लोगों की ज़्यादातर बड़ी बैंकें। तो अब तो निज़ाम था। अब एक तो ये है कि बड़ी कंपनियां खड़ी करनी आप लोगों को, तो इनसे सूद से पैसे लो, ब्याज से, इंटरेस्ट से पैसे लो, या तो फिर लोगों से इन्वेस्ट कराओ। तो अब इसके अंदर ये फ्रॉड स्कैम होने लगे। तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें बैठी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे खड़ी होंगी।
फिर इसके अंदर में ये जो शेयर मार्केट है इसकी बुनियाद पड़ी, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में नहीं है, दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर में है। जितने भी मुल्क, आप दुबई ले लो, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, चाइना है, हांगकांग है, मलेशिया है, जितने मुल्क है सारे मुल्कों के अंदर में ये शेयर मार्केट का निज़ाम चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने जो है बाकायदा इसके ऊपर बैठे, सोचे और इसको अपने अंडर में लिया कि भाई अब जो भी कंपनी को, बड़ी कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो आप डायरेक्ट किसी से नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप पहले सारी डिटेल हमको दो, हम उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद में हम आपको अप्रूवल देंगे, तो उसके बाद में तुम लोगों से पैसा ले सकते, ताकि जो लगाने वाले इन्वेस्टर है उनको ये भरोसा रहे कि हम जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं हमारा पैसा क्या है, सेफ है। तो ये चीज़ें वजूद में आई। तो फिर उसके बाद में जो है शेयर मार्केट जो है ये चलने लगा। तो इसकी बुनियाद कैसे पड़ी? इसकी बुनियाद कैसे पड़ी? इसकी बुनियाद की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो सूदी निज़ाम था, जो इंटरेस्ट वाला निज़ाम था, इसको ख़त्म करना। इसको ख़त्म करने के लिए शेयर मार्केट की बुनियाद पड़ी। फिर उसके बाद में हमारे हिंदुस्तान के अंदर में 1992 के अंदर में, ये 1992 के अंदर में बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे हर्षद मेहता का घोटाला हुआ। फिर उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर में सेबी वजूद में आई, और सेबी ने ये शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का जो है जितना कामकाज है ये अपने अंडरग्राउंड में लिया, अपने उसके अंदर लिया कि हम लोग इसकी सारी निगरानी और वॉच रखेंगे कि इसके अंदर में कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, कुछ शेयर के जो है भाव ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाए जा रहे, पंप एंड डंप नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो सेबी देखती है। इसलिए देखेंगे आप हर 6 महीने 8 महीने के अंदर कुछ ना कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, सेबी ला रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनका पैसा जो है सेफ रहना चाहिए, इसके लिए। अब शेयर मार्केट जो है कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहली और मोटी मिसाल ले लो कि हमारे शेयर मार्केट के अंदर में जो लोग कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे उन्होंने देखे होंगे कि सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 की कंपनियां सबसे बड़ी कंपनी है, और उसमें सबसे पहली कंपनी कौन सी आती है भाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं आपको एग्जांपल और मिसाल दे देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिन्होंने शुरू की, धीरूभाई अंबानी, वो जो है पहले यमन के अंदर में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, यमन के अंदर। तो वो यमन के अंदर में पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, और माशाल्लाह आप सब लोगों को पता है वो भी गुजरात के थे। और हमारे गुजरात वाले तो जहाँ जाते हैं वहाँ उनका दिमाग क्या रहता है? बिजनेस की लाइन से, कि भाई हम लोग को 2 पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर जो मुल्कों के अंदर में दिखेंगे वहाँ गुजराती लोग आपको दिखेंगे। अमेरिका के अंदर गुजराती मिलेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर में तो ज़्यादातर गुजराती लोग हैं। ऐसे दुनिया की जितनी कंट्री आप देख लेंगे वहाँ पर गुजरात के लोग आपको मिलेंगे। तो वो यमन के अंदर गए और उन्होंने देखा कि यमन के अंदर में कोई कंपनी, फैक्ट्रियाँ नहीं है, और अभी भी जिन लोगों को मालूम होगा वहाँ पर ज़्यादातर माल इंपोर्ट होता है, वहाँ पर बनता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई कंपनी, फैक्ट्री नहीं है, अगर हम हिंदुस्तान से माल लाकर यहाँ पर बेचे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ से कपड़े की तिजारत शुरू की, और कपड़े खरीद कर वो यमन बेचने लगे। अब कुछ दिन कपड़े बेचे तो अपने गुजरात वालों का दिमाग कैसा है, अब इसमें ये हो रहा तो इससे आगे बढ़े। और यही चीज़ हर एक की थिंकिंग होना चाहिए कि जो जहाँ पर जिस लेवल पे हम है उस लेवल से हम अपने आप को जो है माशी तौर के ऊपर आगे ले जाए। एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा चलाना नाकामी नहीं है, लेकिन आप अगर 10 साल से रिक्शा चला रहे हो तो अब इसके आगे की कुछ सोचो कि भाई उसके दादा भी रिक्शा चला रहे थे, उसका बेटा भी रिक्शा चला रहा है, पोता भी रिक्शा चला रहा है। आप जिस लेवल पे हो, छोटे से छोटा धंधा करो, छोटे से छोटा बिजनेस करो, लेकिन उस बिजनेस के अंदर में आप जो है आगे बढ़ने की फिक्र करो कि भाई एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो अब ये कैसे फिक्र करे कि मैं ओला की कार लूँ और मैं ओला चलाऊँ। मेरे पास एक कार है तो मैं कैसे फिक्र करूँ कि मैं 2 कार लूँ। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब ये कपड़ा लोगों के पास से खरीद रहे तो ये महंगा आ रहा है, तो ऐसा करते कि ये कपड़े की फैक्ट्री डाल देते। तो उन्होंने हिंदुस्तान में कपड़े की फैक्ट्री डाली और उसका नाम था विमल कंपनी। पहले ज़माने के अंदर में विमल कंपनी के कपड़े मिलते थे, तो उन्होंने उसकी तिजारत शुरू की। अब यहाँ से कपड़े ले जाते थे, जो लोग बाहर मुल्कों में जाते होंगे वो देखते होंगे कि कुछ सामान यहाँ से लेकर गए
तो फिर वो बाद में दिमाग लगाते कि यार यहाँ से तो कुछ सामान लेके जा रहे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ से भी कुछ सामान आ जाए, ताकि कारोबार जो है सही तरीके से हो जाए। तो उन्होंने भी यही सोचा, तो देखा कि यहाँ से कपड़े लेकर जा रहे, तो देखा कि यमन है और जो खाड़ी देश है वहाँ पर क्रूड ऑयल जो है बहुत होता है। फिर उन्होंने जो है वो क्रूड ऑयल देखा और यहाँ पर एक फैक्ट्री डाली कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री डालेंगे और वहाँ से क्रूड ऑयल लाएंगे और वहाँ से क्रूड ऑयल लाकर इसको रिफाइन करके जो है हम यहाँ पर बेचेंगे। तो उन्होंने फिर इसका बिजनेस शुरू करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ 1977 के अंदर उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लाया 10 रुपए के अंदर में, और उनके शेयर आईपीओ खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उस वक्त में वो लोगों के घरों पर गए और कहा देखो ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ और ये खाड़ी देश से यहाँ पर लाऊंगा और इसको रिफाइन करूँगा और बेचूंगा, और इसके अंदर में जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर से मैं आप लोगों को हिस्सा दूंगा। मुझे बैंक से भी लोन मिल सकती है, लेकिन 10% 12% मैं बैंक को दूंगा, फिर टैक्स जीएसटी, तो उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को प्रॉफिट में हिस्सेदार बना देता हूँ। तो इसी तरीके से उन्होंने लोगों के घर घर जाकर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो है आईपीओ पूरा किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह भर गया और वो शुरू उसकी बुनियाद वहाँ से पड़ी। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में ये तो 1977 में शुरू हुई थी, लेकिन मैं आपको 1995 का बताऊँ 1995 का, कि जिस आदमी ने 1995 के अंदर में 1 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाए होते तो उसके 23 करोड़ रुपए आज होते। कितने? 23 करोड़ रुपए। और कंपनी जो है हर 3 महीने में 6 महीने में साल में डिविडेंड देती है, तो 9 करोड़ रुपए तो जो उसका डिविडेंड अब तक मिल गया होगा। फिर अच्छा ये तो हो गया ये शेयर मार्केट के वर्क कैसे कर रहा है कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं और उससे के अंदर से जो प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर से हमको जो है हिस्सा मिल रहा है, बराबर है। इस तरीके से जो पूरे शेयर मार्केट की जो है बुनियाद पड़ी। तो इसलिए हम अभी जहाँ पर है, जिस कारोबार में है, जिस बिजनेस में है, उसके साथ में रहते हुए, और ज़्यादातर ये हमारी जो मजलिस है इसका उन्वान ही हमने रखा कि जो माशाल्लाह जो उलमा इकराम है वो अपना मदरसा पढ़ाते हुए, अपनी नमाजों का एहतमाम कराते हुए करते हुए ये रोज़ाना कैसे कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते। तो ये कोई वो बात नहीं है कि भाई पैसा नहीं कमाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ये बता दिया कि भाई ये नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं, हम सबकी ये फिक्र होनी चाहिए, दीन की मेहनत के साथ में फिक्र होनी चाहिए कि अपने आप को फाइनेंशियली एतबार से हम कैसे मजबूत बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो इसके लिए हमको भी कमाना ये जरूरी है कि हम कभी कोई ज़रूरत पड़े तो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए, लोगों के सामने हम हाथ नहीं फैलाए। आज ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो सबसे लोअर क्लास के लोग और भीख मांगने वाले लोग कौन दिखेंगे? मुसलमान। तो इस्लाम जो है भीख मांगो का मजहब नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तरीके बताए कि उस तरीके को देखकर सहाबा जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि ऐसा चंद साल की मेहनत के अंदर में वो तरीके देखने के बाद में ऐसा वक्त आ गया, ज़कात के देने वाले लोग थे, ज़कात का लेने वाला कोई नहीं था। अशरे मुबश्शिरा जो टॉप 10 सहाबा कहे जाते, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत थी, वो 10 में से 6 सहाबा जो है लखपति करोड़पति नहीं थे बल्कि अरबपति थे। अशरे मुबश्शिरा के जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत थी कि ये जन्नती है, उसमें से 10 में से 6 सहाबा ये अरबपति थे। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ये जब दुनिया से गए तो 3 करोड़ 20 लाख दिनार जो है छोड़कर गए थे। कितने? 3 करोड़ 20 लाख दिनार। आज एक जो है दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को, एक सोने का सिक्का जो है 10 ग्राम का 1 लाख रुपए का है। सोचो कितना हिसाब हो जाएगा। मैं आज सुबह से उसका हिसाब लगा रहा था, इसके अंदर में कैलकुलेटर में लगाया फेल हो गया, ये लैपटॉप में लगाया फेल हो गया। मेरा एक दोस्त है जो इसमें एक्सपर्ट है पूना, उसको मैं फ़ोन किया, मैं भाई ये हिसाब लगा कितने पैसे होते? 3 करोड़ 20 लाख। वो बोले भाई ये कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। फिर 2-3 घंटे उसने मेहनत किया और बाद में बोला आज की अगर उसकी कीमत लगाई जाए 3 करोड़ 20 लाख सोने की,
तो 3 ट्रिलियन होता है। आज दुनिया तरक्की के अंदर में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन दुनिया के, देखो मैं अभी उसके लिए पूरा बाकायदा रिसर्च करके आया हूँ कि दुनिया के जो टॉप 10 बोले जाते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर में, जिसमें एलन मस्क का नाम और जेफ बेजोस का नाम और वो सबका आता, उसमें दुनिया के अंदर में सबसे पहला जो नाम आ रहा है जेफ बेजोस का है। तो इसके पास में कितनी दौलत है? 237 बिलियन। अब 1000 बिलियन होता है ना, तब 1 ट्रिलियन पे इकोनॉमी जाती है, 1 ट्रिलियन जाता है। और अभी हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज से 1 साल पहले 3 ट्रिलियन की थी, यानी पूरे हिंदुस्तान की जितनी इकोनॉमी है उतना माल सिर्फ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु छोड़कर गए थे। और ये जेफ बेजोस जो दुनिया आज तरक्की के कहाँ तक पहुँच गई, तो ये तरक्की करके आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिर भी इनके पास में आज इतनी दौलत नहीं जितनी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास थी ना, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है ये। और दुनिया के टॉप 10 को भी गिन लेंगे ना, टॉप 10, तो उनकी मिला के भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इतनी मालो दौलत नहीं होगी जितनी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास थी। तो इस्लाम में कमाना कोई मना नहीं, आप लोग कमाओ। और माशाल्लाह ये उलमा इकराम है, आप लोग कमाएंगे तो आप लोगों के जरिए से दुनिया के अंदर में दीन का काम होगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैंने आज से 3-4 साल पहले बयान सुना था, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान में बोले कि जिस मुल्क के अंदर में मुसलमान पैसे वाले होंगे, मुसलमान मालदार होंगे, मुसलमान मजबूत होंगे, उस मुल्क के अंदर में इस्लाम मजबूत होगा। तो मैं सुना, लेकिन वो बात मुझे समझ में नहीं आई। ले यार मौलाना, पैसे से इस्लाम का क्या ताल्लुक? तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन अभी पिछले साल मैं साउथ अफ्रीका गया, तो माशाल्लाह साउथ अफ्रीका के अंदर की मस्जिद है, साउथ अफ्रीका के मदरसे और साउथ अफ्रीका के लोग, वहाँ का सब कुछ देखा। और वहाँ पे जो मुसलमान पैसे वाले और वहाँ का जो दीनदारी वाला माहौल मैंने देखा, तो वाकई में मेरा दिमाग हिल गया। और मुझे वो बात याद है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, यार वो उन्होंने 3-4 साल पहले बोले थे कि जिस मुल्क के अंदर में मुसलमान मजबूत होंगे वहाँ का इस्लाम भी मजबूत होगा। तो इसलिए कमाना ये कोई जो है मना नहीं है, हम जो है हलाल तरीके से कमावे। और अगर आप लोगों के पास में पैसा होगा तो कहाँ पर खर्च होगा? और देखो माशाल्लाह ये उलमा इकराम बैठे हैं, आप लोग अगर अपने आप को माशी एतबार से अगर मजबूत नहीं करोगे, तो मैं नाम तो नहीं लेता यहाँ पर, लेकिन आप लोग खुद देख लो कि कितने सारे उलमा इकराम जो मेरी नज़र के अंदर में, जो माशाल्लाह कई सालों से मदरसे के अंदर में मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे, लेकिन उनके बच्चों को वो उलमा नहीं बना रहे। उनके बच्चों को वो माशाल्लाह ये सारी बात सही है कि इनको मरने के बाद में आखिरत के अंदर में इनका जो मकाम होगा वो सब देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे उलमा देखो कि उनके बच्चे जो है वो वापस आलिम नहीं बन रहे। क्यों? इन्होंने देखा कि भाई वो जो है हमारे अब्बा 5,000 10,000 रुपये, हालांकि ये पगार के लिए काम नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए काम कर रहे हैं, इनका इखलास है। लेकिन ये लोग देख रहे कि इन्होंने कैसे हालात के अंदर वक्त गुजारा, और अब उसके बिलमुकाबिल जो दूसरे लोगों को देख रहे हैं उनका 1-1 लाख रुपए पगार, तो वो जो है उधर कन्वर्ट हो रहे। अगर आज के ज़माने के अंदर ये उलमा इकराम ने अगर अपने फाइनेंशियली हालात को मजबूत नहीं किया, तो हमारी जो पीछे वाली जो नस्ल है वो जो ये दीन की मेहनत के ऊपर रहेंगे। और जिस एतबार से माशाल्लाह आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे, उसमें धीरे धीरे लोग जो है कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को जो है फाइनेंशियली मजबूत बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर में सबसे आसान, क्योंकि कारोबार के अंदर में, तिजारत में आप लोग अगर जाएंगे 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे करने वाले वो भी कर रहे, लेकिन उसके अंदर में हमारी जो खिदमत जो हम अंजाम दे रहे उसके अंदर में कुछ ना कुछ तरीके से जो है खलल होगा। तो इसके लिए जो स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा और बहुत आसान कंसेप्ट है, और इसके ज़रिए से माशाल्लाह आप लोग कर सकते हो और कमा सकते हो। देखो जिन लोगों ने माशाल्लाह, बहुत सारे उलमा इकराम बैठे, तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी उनको पता है, मैंने इससे पहले वाले मेरे वीडियो के अंदर भी बताया था। अरब के एक मौलाना है, वो मौलाना का नाम है शेख आसिम इब्ने लुकमान। तो वो ज़्यादातर उनके बयान सारे इंग्लिश के अंदर में होते हैं।
और बहुत सारे फतवे वगैरह के काम भी वो करते हैं और बहुत सारे लोग माशाल्लाह जानते भी होंगे। तो उनसे एक इंटरव्यू के अंदर में पूछा गया कि आपके कितने घर है, तो बोले मेरे कई घर है। अच्छा, तो फिर कई घर है तो सब घर के लिए कुछ 2-4-5 गाड़ियाँ भी होंगी। तो बोले मेरी पार्किंग के अंदर में 35 गाड़ियाँ हैं, 35 कार है, और दुनिया की जो अच्छी से अच्छी कारें हैं वो सारी मेरे पास में मौजूद है। वो भी उलमा इकराम है, वो भी कर रहे। अब ये तो बाहर मुल्क की बात हो गई, वहाँ को छोड़ो और हिंदुस्तान के अंदर में आओ। मैं वो बयान के अंदर भी बोला था कि मौलाना अजमल ये आसाम के और हिंदुस्तान के अंदर में आसाम इलाका ये गरीब लोगों का इलाका समझा जाता, लेकिन वो वहाँ के, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने फिक्र की, उन्होंने सोचा। तो हिंदुस्तान के हर इलाके के अंदर आपको पता होगा अजमल का अतर मिलता होगा, देखे होंगे बहुत सारे लोगों ने। बल्कि हिंदुस्तान के बाहर आप दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, कुवैत चले जाओ, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुनिया के 45 मुल्कों के अंदर में उनका अतर आज बिक रहा है। तो वो भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके बिलमुकाबिल अगर हमने ये चीज़ों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो आज दुनिया के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक मौलाना ने जो है खुदकुशी कर ली, बल्कि मदरसे के अंदर और ये इसके अंदर में पढ़ाया जाता था और फकर के साथ में बताया जाता था कि सुसाइड करने वाले, खुदकुशी करने वाले आप लोग देख लो, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कभी कोई दीनदार नहीं मिलेगा। लेकिन अभी ये हालात आ गए तो वो पुलिस वालों को बुलाए और वो सारी चीज़ें हुई। तो उनके पास से एक लेटर निकला, तो पुलिस वालों ने जब लेटर पढ़ा मीडिया के सामने तो उसमें उन्होंने बताया कि मौलाना ने यूँ लिखा है कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे और मेरे ऊपर कुछ कर्जा हो गया था, इसके लिए जो है मैंने खुदकुशी कर ली। तो इसलिए अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है नेगेटिविटी भी बोलेंगे, भाई तुम दुनिया के पीछे लग गए, ये लग गए। इन लोगों की बिल्कुल कोई बातों के अंदर में नहीं आ रहे। हमारे हालात हम सुधारेंगे तो हमको जो है फ़ायदा होगा। और ये जितने बोलने वाले हैं ना, जब अगर कभी कोई तकलीफ आ गई और आप फ़ोन करके बोलेंगे ना कि भाई 5,000 की ज़रूरत है, अरे यार तुम मौलाना लोग, इसके अलावा कुछ काम। तो इसलिए ये किसी के बोलने के अंदर, नेगेटिविटी फैलाने के अंदर, किसी की बातों के अंदर में हम ना आए और हम फिक्र ये करें और इस नीयत से कमावें कि हमारा हाथ हमेशा जो है ऊपर हो और हमारा ऊपर वाला हाथ हो, नीचे वाला हाथ ना हो। तो इसके अंदर में ये स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान तरीके से हम लोग कमा सकते हैं। तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें जो है हलाल है और कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर में जो हलाल नहीं है, इसको हमें जो है समझना। माशाल्लाह बहुत सारे उलमा इकराम है, सबको सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी जो कुछ चीज़ें मुझे पता है जिसके अंदर में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर में फ्यूचर ऑप्शन ये हमारे लिए बिल्कुल हराम है, और ये जो मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, हराम है, इसमें काम नहीं कर सकते। अब शेयर मार्केट के अंदर में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो क्या सबके अंदर में हम काम कर सकते हैं? तो इसके अंदर मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी किताब के अंदर में बहुत आसान सी बात लिखी है कि जो बिजनेस इस्लाम के अंदर हम कर सकते हैं, भाई मैंने कारोबार खोला तो ये बिजनेस हम कर सकते हैं, उस कंपनी के अंदर में हम जो है शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी के अंदर में शेयर खरीदना है तो सबसे पहले चेक करो कि इसका बिजनेस क्या है। अगर वो बिजनेस इस्लाम में हलाल है तो उस कंपनी के शेयर हम खरीद सकते हैं। जैसे बैंकिंग के शेयर हो गए, HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, तो इसके शेयर हम लोग नहीं खरीद सकते, है ना। अभी कुछ दिन पहले वो मैं अभी कुछ ग्रुप के अंदर में मैसेज डालता हूँ तो एक का मुझे मैसेज आया, बोले सलमान भाई वो SBI का शेयर अभी बढ़ने वाला है, उसकी न्यूज़ अच्छी है, तो क्या करें, ले ले, 10-20% प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई बैंकिंग शेयर है, अपने लिए हलाल नहीं है। अब ये हो गया बैंकिंग शेयर। फाइनेंस कंपनी के जो शेयर है जैसे बजाज फाइनेंस है और जितनी फाइनेंस कंपनी के शेयर है, अब इनका प्रॉफिट कहाँ से आता है, सूद के ऊपर से। तो ये कंपनी के शेयर हमारे लिए बिल्कुल हलाल नहीं है। इसके अलावा कुछ शुगर कंपनी है, कुछ कंपनी शुगर कंपनी है, उसके शेयर हमारे लिए हलाल नहीं है। कोई बताएगा शुगर कंपनी के शेयर हम क्यों नहीं ले सकते? मौलाना माशाल्लाह जी, मौलाना हाँ, उसके अंदर में से बहुत सारी शुगर कंपनी के अंदर में अल्कोहल, जो शराब की जो कंपनियां होती है उनको वो लोग अल्कोहल बना कर देते, तो ज़्यादातर उनका प्रॉफिट जो है उससे आता है।
तो इसके लिए वो कंपनी के शेयर भी हम जो है नहीं खरीदेंगे। इन सब के अलावा जिसके अंदर में जो कंपनियां ऐसी है जिसके अंदर जिसका कारोबार जो इस्लाम में जायज़ है, उन कंपनियों के अंदर में हम कर सकते हैं। 1800 कंपनियां ऐसी है स्टॉक मार्केट के अंदर में जो हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, जिसके अंदर में हम काम कर सकते हैं। तो वो 1800 को छोड़कर बाकी सबके ऊपर निगाह डालने की क्या ज़रूरत है? बताओ, 1800 कंपनियां ऐसी है। अब इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है कि भाई कंपनी तो हलाल है, उसका कारोबार तो हलाल है, लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर में 33% से ज़्यादा डेब्ट होगा, लोन होगा, तो वो कंपनी के शेयर भी हम लोग नहीं खरीद सकते। इसलिए कोई भी कंपनी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका बिजनेस क्या है। अभी बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे लोग हैं, एक मौलाना जो माशाल्लाह उनके अब्बा और उनके अब्बा उनके दादा के ज़माने से वो लोग ये शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस दिन पोर्टफोलियो दिखाया तो मतलब मौलाना ये तो शुगर कंपनी है और इसका तो शेयर नहीं ले सकते। नहीं नहीं, शक्कर तो हमारे लिए जायज़ है, अपन काम कर सकते। अच्छा, इसका क्या बिजनेस है वो कुछ नहीं मालूम, ये शुगर कंपनी है ना तो अपने लिए हलाल है। तो ये शेयर मार्केट के अंदर में जो शेयर मार्केट के जो बाप दादा गॉड फादर कहे जाते वॉरेन बफेट, उनका एक कॉल है कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर में आप बगैर तहकीक के कि भाई इसका बिजनेस क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, इसके ऊपर डेप्ट क्या है, कंपनी का ये क्वार्टर का रिजल्ट क्या है, पिछले महीने का रिजल्ट, पिछले 3 महीने का रिजल्ट क्या है, ये देखे बगैर अगर आप इसके अंदर में काम कर रहे हो तो ये आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, बल्कि ये सट्टा खेल रहे हो और जुआ खेल रहे हो। कुछ मालूम ही नहीं आपको, कुछ मालूम ही नहीं कि कंपनी का क्या काम है, क्या कारोबार है। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में कि कंपनी के अंदर में प्रॉफिट कैसे होता है। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना पूरा के पूरा जो है न्यूज़ के ऊपर में चलता है ना। अब हम देखेंगे कि कंपनी का रिजल्ट तो 3 महीने में एक मरतबा आता है और उसको जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा जो है शेयर की कीमत बढ़ जा रही है, और कभी उसको नुकसान नहीं हुआ फिर भी शेयर की कीमत नीचे आ गई। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? क्या फिर ये हमारे लिए हलाल होगा? भाई कंपनी ने कमाए इस 3 महीने के अंदर में 100 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए बन गया, तो फिर बोलो क्या करेंगे? इसमें हम काम कर सकते हैं। ये कंपनी जो है, इसकी मिसाल एग्जांपल मैं देता हूँ कि इसके लिए स्टॉक मार्केट पूरा के पूरा जो है न्यूज़ के ऊपर चलता है। इसलिए जो भी शेयर हम खरीदेंगे वो न्यूज़ पहले उसकी चेक करेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल और एग्जांपल दे दूँ कि भाई यहाँ पर एक होटल किसी ने चाय की चालू की और उसमें 10 लोगों को पार्टनरशिप में रखा कि भाई ये 10 लोग पार्टनरशिप में रहेंगे और 10 लोग 1-1 लाख रुपए लगाओ। इन्होंने जो है शुरू कर दी। अब इनका रूल्स ऐसा था कि साल में एक मरतबा हम हिसाब करेंगे और हिसाब करके फिर जितना जिनको नफ़ा होगा देंगे। अब 1 साल जो है ये चाय की होटल चली और इसका नफ़ा हुआ 10 लाख रुपए, तो सबको 1-1 लाख रुपए मिल गए। अब पहले से लगे हुए कितने? 1-1 लाख रुपए तो लगे हुए। इन्होंने हिस्सा कितना लगाया? 1 लाख रुपए का। अब बहुत सारे लोगों को पता चला यार ये 10 लाख रुपए लगाए थे और 10 लाख रुपए 1 साल का प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं गया उनके पास में, अरे यार ये जो तुम्हारी एक पार्टनरशिप है ये तुम छोड़ दो और मुझे दे दो। तो उसमें इन्होंने ये कहा, हालांकि वैल्यू तो इसकी कितनी है? 1 लाख रुपए एक आदमी की, 10 लाख की वैल्यू और एक आदमी की 1 लाख रुपए। उन्होंने कहा मैं छोड़ने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे 3 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 3 लाख रुपया चाहिए। तो अब ये बेचने के लिए रेडी हो गए, वो लेने के लिए रेडी हो गए। तो हालांकि प्रॉफिट जो था वो तो साल में एक बार तकसीम हो गया। ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो जिनका प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के जरिए दे देती है, लेकिन फिर भी उसकी शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, और कभी कभी कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा फिर भी शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। तो ये वर्क कर रहा है किसके ऊपर? न्यूज़ के ऊपर। जैसे ये चाय की होटल की न्यूज़ आ गई क्या कि 10 लाख रुपए कमाए, अब इसकी न्यूज़ अच्छी है तो इसके भाव क्या हो गए? ऊपर हो गए। अब वही 3 लाख रुपए की वो भाई ने पार्टनरशिप खरीदी और पता चला कि इसका धंधा और चल रहा है, तो दूसरा एक आया, भाई मैं लिया था अभी तो उससे ज़्यादा और बिजनेस बढ़ गया, मुझे 4 लाख में बेचना है। हालांकि अभी साल खत्म नहीं हुआ और प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन फिर भी 1 महीने बाद इन्होंने बेची।
या दूसरे ही दिन बेच दी 4 लाख रुपए में, तो इनके लिए क्या है, कोई मसला नहीं है, बराबर है। उलमाए किराम माशाल्लाह बैठे, कुछ अगर गलती हो तो लुकमा दे सकते हैं। तो इन्होंने 4 लाख में बेची। अब उन्होंने 4 लाख में बेची, ये भाई ने खरीदी, और दूसरे दिन वहाँ पर ऐसी न्यूज़ आ गई कि भाई ये जो रोड के ऊपर में चाय की होटल है, वहाँ पर जो है एसएमसी वाले कटिंग में तो शायद ये रोड का आधा पट्टा कट जाएगा या ऐसा कुछ भी होगा, ऐसी गलत न्यूज़ आ गई। हालांकि हुआ भी कुछ भी नहीं, होने वाला 6 महीने के बाद है। और इन्होंने जो 10 लाख लगाए, उनके 10 लाख में कोई नुकसान नहीं, इनका 10 लाख पूरा वापस मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप कितने में खरीदी थी, 4 लाख में। तो अब इसकी न्यूज़ क्या हो गई थोड़ी, हालांकि अभी धंधा पूरा जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं। तो अब ये टेंशन में आ गया, मुझे बेचना है। अब दूसरे किसी को पकड़े, भाई बेचना है, तो बोले 2 लाख में लो, देना हो तो दे दो। बिजनेस उतना ही चल रहा है, हालांकि पहले से ज़्यादा चल रहा है। फिर इन्होंने 2 लाख रुपए में बेच दिया, और फिर वो 4-5 महीने बाद ऐसा हुआ कि यार वो जो न्यूज़ थी वो सारी खत्म हो गई, और वो जो डिमोलिशन आने वाला था या कटिंग में आने वाला था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, और पहले धंधा था उससे अच्छा चल रहा है। तो अभी वो 2 लाख वाला के पास में कोई लेने के लिए आता है, मैं अब 5 लाख में बेचूंगा, पहले से अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो बताओ इसमें कोई मसला है? कोई भी मसला नहीं। इसी तरीके से ये स्टॉक मार्केट वर्क करता है। इसलिए इसको सबसे पहले आप समझो कि आप देखेंगे यार आज शेयर खरीदा सुबह में और वो तो कल ही बढ़ गया, तो बढ़ा कैसे? कंपनी का प्रॉफिट तो 3 महीने के बाद आता है, तो ये एक ही दिन के अंदर में बढ़ गया। अब क्या हम इसके अंदर में काम कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए जायज़ है? तो ये सारी इसके अंदर में हम लोग बिल्कुल काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक तिजारत है, और बिजनेस के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 में से 9 हिस्से अल्लाह पाक ने बरकत जो है ये बिजनेस के अंदर में रखी, तिजारत के अंदर में रखी। तो ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तिजारत होती थी, तो एक ऊँट तिजारत का मदीना में रहता था, और एक ऊँट मुल्क शाम के अंदर में, आखिरी ऊँट मुल्क शाम के अंदर में रहता था। ऐसी तिजारत होती थी। तिजारत के लिए कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर में ये ऐसे कंपनी वर्क करती है और ऐसे काम करती है। अभी मैं जो है रोज़ाना रात में 10:30 बजे जो है ये स्टॉक मार्केट का सिखाने की क्लास लेता हूँ, 10:30 बजे से 11 बजे तक, जिसमें तकरीबन मेरे पास में अभी 70-80 स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे, हमारे साथी है, क्योंकि बेचारे बहुत सारे उलमा भी है इसके अंदर में, जिसके अंदर में हिंदुस्तान से भी बहुत सारे जुड़े, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ यूएसए से, कुछ यूके से, और कुछ कुवैत से, दुबई से, तो ये लोग सब जुड़े हुए। तो उन लोगों को मैं रात में बता रहा था, तो मैंने बताया ठीक है स्टॉक मार्केट न्यूज़ से चलता है। अब 5 कंपनी है और पाँचों ऑयल की कंपनी है। एक HPCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक BPCL, एक IOC, ये 3 कंपनी हो गई। एक ONGC और एक ऑयल इंडिया, ये 5 कंपनी है। अब ये जो वॉर हुई ईरान इजराइल की, तो HPCL, BPCL और IOC, ये 3 कंपनी के शेयर नीचे आ गए, और ONGC और ऑयल इंडिया के शेयर ऊपर आ गए। फिर जैसे ऐलान हुआ कि ये वॉर खत्म, तो ONGC के और ऑयल इंडिया के शेयर नीचे आ गए, और HPCL, BPCL, IOC ऊपर आ गए। तो 5 ऑयल की कंपनी, लेकिन 2 के शेयर नीचे जा रहे, 3 के ऊपर, 3 के नीचे जा रहे, तो 2 के ऊपर। क्यों ऐसा? कोई बताएगा इसके अंदर से? वो कंपनियां बाहर से मंगाती है माल, ने बेचती है। BPCL है, OLCL है, ONGC ने वो यहाँ प्रोड्यूसर करती है वो। अच्छा, और कोई बताएगा? माशाल्लाह मौलाना तो जानकार है। और कोई बताएगा कि क्यों ऐसा? एकदम देखो, स्टॉक मार्केट आदमी यूँ समझता कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। थोड़ा सा आदमी इसको समझ लेगा ना तो बहुत आसान है। और एकदम मैं तो कहता हूँ दुनिया के अंदर में ना स्टॉक मार्केट से आसान पैसा कमाना कहीं है ही नहीं, अगर आदमी थोड़ा सा इसको समझ ले तो। बस थोड़ा सा समझना है। अब लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा आए, कोई भी कंपनी उठाए, और फिर देखे क्या न्यूज़ है, कुछ नहीं पता, क्या वर्क कर रहा है कुछ नहीं पता, बोले हमको नुकसान हो रहा है। अगर आप इसको समझकर सीख कर नहीं करोगे तो इसमें नुकसान होगा। और कोई बताएगा? इन्होंने माशाल्लाह सही जवाब दिया, और हमारे रफीक भाई तो माशाल्लाह पुराने सारी चीज़ें बताए। जी रफीक भाई, रिफाइन करती। हाँ, अभी देखो ONGC और ऑयल इंडिया,
इन दोनों का जो काम है ये भी ऑयल की कंपनी, HPCL, BPCL, IOC ये भी ऑयल की कंपनी है। लेकिन ONGC और ऑयल इंडिया का काम ये है कि ये हिंदुस्तान के अंदर में जो तेल के कुएं निकलते उसको ड्रिलिंग करते और ड्रिलिंग करके इसके अंदर में से ऑयल निकालते। अभी आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर में भी पढ़ा होगा कि ये यहाँ पर मुंबई के अंदर में एक समंदर के अंदर से ONGC ने जो है ड्रिलिंग की और वहाँ से ऑयल निकला। तो अब ये लोग जो है अपने अपने हिंदुस्तान की ज़मीनों से ऑयल निकालते। अब उस वक्त में ईरान इजराइल की वॉर शुरू हो रही थी, उस वक्त में $65 बैरल का रेट था, $65 का बैरल का रेट था। अब जैसे वॉर शुरू हुई तो ईरान की तरफ से तो पूरी दुनिया के अंदर में से 20% क्रूड ऑयल जो ये ईरान की तरफ से आता है। अब हुआ कि वॉर शुरू हुई तो भाई वहाँ से जो है ऑयल जाना जो है बंद हो जाएगा। तो अब अगर माल कम आएगा तो भाव क्या होंगे, खुद ब खुद बढ़ेंगे। इसकी आसान मिसाल दे दूँ, आप लोगों ने सबने माशाल्लाह उलमा इकराम में बहुत सारे लोग पान मावा गुटखा खाते, तो लॉकडाउन के अंदर में देखे होंगे कि कंपनियों में माल नहीं बन रहा था, तो जो 5 रुपए की विमल थी वो कितने की हो गई, हाँ उसके भाव बढ़ गए। और जैसे वही कंपनियां शुरू हुई तो उसके भाव धड़ाधड़ नीचे आ गए। माल नहीं मिल रहा है तो भाव ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये न्यूज़ आ गई कि वो 20% जहाँ से ऑयल आता है वहाँ पर जो है वॉर शुरू हुई, तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, $80 पहुँच गए। इसके भाव क्या हो गए, $80 पहुँच गए। अब ये जो दो कंपनी थी ONGC और ऑयल इंडिया, ये तो इंडिया के अंदर में से ही ऑयल निकाल रही थी, तो इनका तो खर्चा भी कोई नहीं बढ़ा। भाई 50 कारीगर काम कर रहे हैं एग्जाम्पल, और उनको जो है 1,000 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये पगार देना है, तो सैलरी उनकी उतनी जा रही, खर्चा उतना ही हो रहा है। लेकिन जहाँ पर एक बैरल के $65 मिल रहे थे वहाँ पर कितने मिल रहे हैं उनको, $80। तो प्रॉफिट इनका बढ़ गया, तो स्टॉक के भाव क्या हुए, ऊपर हुए। इसलिए जो जितने लोग मेरे साथ में जुड़े होंगे वो बहुत सारे लोगों के सवाल आए, सलमान भाई पूरा मार्केट डाउन है लेकिन आप शेयर दे रहे वो ऊपर जा रहे हैं। हम ONGC के शेयर दे रहे थे, वो हमारे शाहिद भाई खड़े, उन्होंने ऑयल इंडिया के शेयर लिए थे। तो ONGC के शेयर जब पूरा मार्केट डाउन है और लोग बोले 4-4%, 5-5% शेयर नीचे, तो हमने ONGC बोला भाई ONGC खरीदो लो, ONGC के भाव ऊपर गए तो सब हैरान कि भाई क्यों। तो ये शेयर मार्केट के न्यूज़ को और इसको देखना पड़ेगा, बिजनेस क्या है, कंपनी कहाँ वर्क कर रही है। फिर जैसे वॉर खत्म का ऐलान हुआ, अब बहुत सारे लोगों ने 3 दिन 4 दिन, अब उन्होंने तो कुछ न्यूज़ वगैरह या कंपनी क्या वर्क है कुछ देखा ही नहीं। तो देखे आज भी ONGC में मिला, कल भी मिला, परसों भी मिला, तो वो लोग डेली ONGC में काम करने लग गए, ऑयल इंडिया में काम करने लग गए, और बाद में जो है इसके अंदर में लॉस आने लग गया। क्यों लॉस जा रहा है कुछ पता ही नहीं उनको। जैसे ईरान इजराइल की वॉर बुधवार के दिन ख़त्म हुई और वहाँ से ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ कि हमने सीज फायर कर दिया, और इधर इजराइल की तरफ से ऐलान हो गया, क्योंकि ईरान ने इतना बड़ा हमला जो है इजराइल के ऊपर किया था कि जब से इजराइल पैदा हुआ, जब से इजराइल बना, इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था जितना बड़ा हमला ईरान ने किया। तो वो भी घुटने टेक दिए कि भाई ठीक है हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ये खबर मार्केट के अंदर में सुबह में फैली, जो $80 भाव था वो सीधा $66 का रेट हो गया। अब HPCL, BPCL, IOC ये क्या करती है, यहाँ पर नहीं बनाती। इन लोगों का काम है डायरेक्ट वहाँ से ऑयल खरीद कर लाना और रिफाइन करके बेचना। अब ये लोग $80 में खरीद के लाए तो भी इनको पेट्रोल पंप पे कितने रुपए बेचना है, 100 रुपये। अगर 65 लाए तो भी 100 बेचना है। तो अब जैसे 65 हुआ तो इनका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो हमने उसके बाद में बोला भैया BPCL है, HPCL है, इसके अंदर खरीदो भाव बढ़ेगी। और अभी जुमा के दिन HPCL के अंदर में 17 रुपये बढ़े जुमा के दिन, और BPCL हमने जिस दिन बुध के दिन दिया। अच्छा कभी कभार देखो ये तो मैं बता दिया कि भाई ये पूरा मार्केट न्यूज़ के ऊपर में वर्क कर रहा है, लेकिन हम स्टॉक मार्केट के अंदर में कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, इतने में हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपया लेकर आ रहे हैं, और अब ये देखते कि भाई इसकी न्यूज़ है तो एक काम करो, इसका माल बेचना शुरू करो और इसको नीचे लेकर आओ, ताकि कुछ लोगों ने माल खरीदा है तो वो डर जाए, घबरा जाए और लॉस में अपना माल बेचकर क्या हो जाए, गायब हो जाए, और फिर बाद में 2-3 दिन बाद ये लोग इसको। तो हमने ये बुधवार के दिन में BPCL दिया था। जो लोग होंगे, बहुत सारे लोग माशाल्लाह मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि भाई BPCL अभी 320 रुपये चल रहा है, 325 के टारगेट से आप लोग खरीद लो। उस दिन 318 रुपये पे वो बंद हुआ, बहुत सारों के मैसेज गया ऊपर
322 तक गया, 318 पे आकर बंद हुआ। बहुत सारों के मैसेज आए, क्या करें, बेच दे। इसकी न्यूज़ अच्छी है, क्रूड ऑयल का भाव कम हुआ है, इसका भाव बढ़ेगा। जुमेरात के दिन में शुरू हुआ तो वो 321 रुपये तक गया, वापस 317 पे बंद हो गया। तो अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं, हालांकि न्यूज़ अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोग खरीद भी रहे, लेकिन जो बड़े लोग हैं अब वो सोच रहे कि भाई इसको गिराओ, ताकि ये जो जितने रिटेल लोग हैं नुकसान में माल बेचो और प्रॉफिट किसको, जिसने 1000 करोड़ 2000 करोड़ लगाए उनको। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे बोला नहीं, अभी बीपीसीएल को अपनों को बेचना नहीं है, बीपीसीएल प्रॉफिट देकर जाएगा। अब वो जुमेरात के दिन में जो 317 से चलना शुरू हुआ तो 329 रुपये तक गया, जिनके टारगेट थे सब प्रॉफिट में आ गए। अब जिसने जुमेरात के दिन में डर कर बेच डाला तो वो तो लॉस में गया। अब दूसरा उसने स्टॉक खरीदा, इसमें से लॉस में निकला, दूसरा स्टॉक खरीद लिया, उस दिन वो नीचे आ गया और देखा कि बीपीसीएल ऊपर चला गया। तो इसके लिए मैं क्या बोला कि थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि भाई कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है और अभी हाल में क्या न्यूज़ है। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप समझकर काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, लेकिन बस इसको समझना पड़ेगा और समझ के करना पड़ेगा। अगर समझ कर नहीं करे तो जैसे वो वॉरेन बफे बोलते हैं कि आदमी फिर इसके अंदर में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है। इसलिए इसकी कंपनी चेक करो, इसका फंडामेंटल चेक करो, इसकी सारी चीज़ें चेक करो और इसके अंदर में काम करो तो बहुत आसान है। अभी हमने बताया जुमा के दिन में जो है जिंक है, एल्यूमिनियम है, इन सब चीज़ों के भाव बढ़ने लगे, चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। तो मैं बोला भाई हिंदुस्तान जिंक जो है ये खरीदो, गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और अभी ये सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, भाव ऊपर आएगा। तो इसका 1-2 रुपया नीचे आया जुमा के, तो कुछ लोगों के फ़ोन आया, मतलब कोई बेचने की ज़रूरत नहीं, इसका भाव बढ़ रहा है, ये कंपनी ऊपर जाएगी। तो ऐसे स्टॉक मार्केट जो है वर्क करता है, ये न्यूज़ के ऊपर में वर्क करता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा तो ऐसा है कि हम लोग जैसे जैसे मार्केट के अंदर में रहेंगे धीरे धीरे हमको इसके अंदर में आइडिया आता जाएगा। लेकिन बस शुरुआत में ये है कि हम शेयर मार्केट के अंदर में आवे और शेयर मार्केट के अंदर में एंट्री करके हम कुछ कंपनी को देखकर उसके अंदर में रिसर्च करके पैसा डालें और इससे पैसा कमाएं। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोग कमा रहे। देखो अभी वो रफीक भाई को पूछा ना, क्या बताए 4000 रुपये कमा रहे। अभी वो बेचारे शाहिद भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, पूरा ये इंतजाम उन्होंने ही किया है यहाँ पर। वो शाहिद भाई ने मेरा स्टेटस देखे, हालांकि मेरी उनकी मुलाकात 2016 में हुई थी, उसके बाद 2016 के बाद मेरी उनकी मुलाकात शायद तो नहीं हुई, शायद नहीं हुई। एक मरतबा मेरे अब्बा जो है यहाँ से सफ़र कर रहे थे तो मैं उनको फ़ोन किया, शाहिद भाई मेरे अब्बा इधर से सफ़र कर रहे अहमदाबाद से, तो आप खाना पहुँचा देंगे? तो बोले हाँ खाना पहुँचा दूँगा। तो उस वक्त में उनसे फ़ोन पर बात हुई, बस खाली कांटेक्ट में थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने मेरा स्टेटस देके बोले सलमान भाई अपनों को शेयर मार्केट करना है, बिस्मिल्लाह शुरू करो। कैसे? मिला ये अकाउंट ओपन करो। तो उन्होंने अकाउंट ओपन करते करते 6 मरतबा स्क्रीनशॉट भेजे, अभी यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर क्या भरना है। मैं बताया, उन्होंने भर दिया, कुछ भी नहीं आता था ऐसे से। वो पैसे डालो मिला शाहिद भाई और शुरू करो। तो उन्होंने 10,000 रुपये ऐड किए। बोले 10,000 रुपये ऐड हो गए, अभी क्या करूँ? मैं उनको बताया ये कंपनी का नाम बताया कि इसका शेयर खरीद लो। पहले दिन मैंने उनको NBCC बताया था, NBCC के शेयर खरीदो। तो बोले NBCC लिखना का, मुझे तो ये भी नहीं पता। फिर मैंने उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे, यहाँ पर NBCC लिखो तो और ये बाई कर दो। फिर उनका वापस दूसरा मैसेज आया कि NBCC बाई करना है लेकिन कैसे करना है, मतलब नीचे देखो ग्रीन बटन दिख रहा है। फिर तीसरा स्क्रीनशॉट आया कि कितने रुपए में खरीदना, कैसे खरीदना। फिर मैंने वो तीसरा बताया, फिर उन्होंने बाई किया। अब उस दिन जुमा का दिन था और मैं बनारस में था, तो मैं बनारस में था और मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं 2:30 बजे की जुमा पढ़ने जाने वाला था। अब मैं 2:30 बजे की जुमा पढ़ने गया, अभी तो ऐसा कि मैं नमाज़ पढ़ गया, तो इनके 3-4 फ़ोन आ गए। मैं नमाज़ पढ़ कर निकला, क्या हुआ शाहिद भाई? अरे वो जो 10,000 रुपये में लिया था 500 रुपये बढ़ गए अपने ऊपर। तो बेच डालो ना। तो बेच डालो बराबर है, लेकिन बेचते ही नहीं आता है बोले। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बताया तो उन्होंने सेल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अभी तक उन्होंने कोई भी स्टॉक के अंदर में नुकसान नहीं खाया, सब प्रॉफिट में वो बेच रहे। कभी कभार 1 दिन 2 दिन अगर मार्केट नीचे भी आ जाता है तो बिल्कुल सबसे पहली बात ये है कि हम जो कंपनी खरीदेंगे, जिस कंपनी के स्टॉक हम खरीदेंगे, फंडामेंटल कंपनी जो मजबूत होगी उसी के हम स्टॉक खरीदेंगे। तो अगर वो 1 दिन 2 दिन के लिए नीचे भी आती तो हमको डरने घबराने की कोई
ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह एक दिन 2 दिन नीचे आए वो वापस ऊपर आ जाए। तो ऐसे इसके अंदर में अगर हम काम करेंगे, मेरे जिन लोगों ने वीडियो सुने होंगे तो मैंने वो वीडियो के अंदर में बोला था कि भाई आदमी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से काम करेगा तो क़यामत तक उसको नुकसान नहीं होगा। तो वो बिल्कुल जितने लोग काम कर रहे थे उनके दिमाग हैंग हो गए, दादा हम इतने नुकसान खाकर बैठे और ये बोल रहे नुकसान नहीं होगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी ये कि फंडामेंटल मजबूत कंपनी लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करो और प्रॉफिट में बेचो, लॉस में बेचते क्यों? अब आदमी को भरोसा नहीं होता है कंपनी के ऊपर, तो 1 दिन नीचे गिरी तो आदमी डरने लग जाता है, क्या करूँ, बेच दूँ। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आपके पास सब्र नहीं है तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते, इसके अंदर में सब्र रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर में हम जो पैसा डाल रहे हैं वो कौन सा पैसा डालेंगे? किसी को बोले यार साला स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा अच्छा मिल रहा है, काम कर, तेरे 5 लाख रुपए 1 हफ्ते बाद लगने वाले ना, तो अपने हिसाब जोड़ेंगे, 1 दिन के 5,000 तो 5 दिन के 25,000 हो गए। एक काम कर, तो 5 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को 1 हफ्ते के बाद में वापस दे दूंगा। अब हमने डाले स्टॉक मार्केट के अंदर में और उस दिन रात में डाले तब तक सब बराबर था, लेकिन सुबह में पता चल गया कि वो वहाँ पर कोई जगह पर वॉर शुरू हो गई, तो भी 7-8 दिन मार्केट डाउन रहेगा। अब उसको 7 दिन के बाद में पैसे देने थे और अब अपना लॉस बता रहा है 50,000 रुपये, तो फिर क्या करेंगे? हालांकि वो 1 हफ्ते के बाद में वो 50,000 लॉस भी रिकवर हो जाएगा और 50,000 प्रॉफिट में आएंगे, लेकिन अभी उसको पैसा देना है, तो फिर क्या करेगा आदमी? नुकसान खाएगा, उसके पैसे रिटर्न देगा और फिर तौबा कर लेगा कि आज के बाद कभी स्टॉक मार्केट की तरफ। तो ऐसे किसी से कर्जा लेकर, शादी के पैसे, हज उम्रा में जाने के पैसे, ऐसे पैसे हम नहीं लगाए, ऐसे पैसे लगाए जिनकी अभी फिलहाल में हमको कोई ज़रूरत नहीं। वैसे पैसे छोटे से स्टार्ट करें, जरूरी नहीं आप 20 लाख रुपए पहले दिन में डाल दो और काम करो, 10,000 20,000 से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन ऐसा पैसा डालोगे 2-4 दिन आपका पैसा अगर वहाँ अटका है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको नींद अच्छी आ रही, रात में नहीं तो नींद नहीं आ रहा, सुबह में और रफीक भाई को अपनों को पैसा देने का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये पैसा लेकर हम स्टॉक मार्केट के अंदर में आए, ठीक है। और इसके अलावा और एक बार मैं बता दूं, जब आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आएंगे, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते तो आपके नंबर जाते हैं, भाई आप 1 लाख रुपए के अंदर में कितना कमा रहे हैं? बोले 1,000 रुपया। ये माशाल्लाह उलमा इकराम है, ये तो इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं 1,000 कमा रहे हैं। भाई आप हमारे साथ में जुड़ो, 1 लाख रुपये पर हम आपको 50,000 रुपये प्रॉफिट करके देंगे। तो आदमी भी हैरान हो जाएगा, 50,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और वो लोग कराते तो पहले दिन दूसरे दिन में कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में, एक्सपायरी के अंदर में अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला तो पूरा पैसा जीरो हो जाता है। मुंबई के अंदर में एक फर्म था, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में काम करता था, वो सबके पैसे लेते थे और वो बोलते थे हमारे पास में 1 करोड़ रुपया लगा है तो हर महीने 10 लाख का रिटर्न लेके जाओ। तो बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले थे उन्होंने बहुत सारा पैसा दिए थे कि भाई ठीक है, इनको 5 करोड़ रुपया दे दिए, हर साल कितना, हर महीने में कितना मिल जाएगा, 50 लाख लेकर जाओ, कोई टेंशन नहीं, जो हो रहा है वो देखेंगे। अब उन्होंने 300 करोड़ रुपए टोटल जमा किए थे और सबको प्रॉफिट भी बराबर दे रहे थे क्योंकि उसमें एक्सपर्ट थे वो। अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई और मार्केट 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक ऊपर ही नहीं आया और एक्सपायरी हो गई, पूरा पैसा जीरो हो गया। रातों रात वो लोग मुंबई छोड़कर चले गए, किधर है कोई अता पता ही नहीं। तो इसलिए ऐसे कोई चक्कर के अंदर में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में नहीं पड़ने का। इसलिए हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर में माशाल्लाह, और रफीक भाई भी जो बोल रहे थे और हम जो तरतीब अपनाते वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 उसूल थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से किसी ने पूछा कि आप माशाल्लाह तिजारत के अंदर में इतने कामयाब हो तो क्या तरीका है? अपने पूछते ना भाई यार તમે माशाल्लाह बहुत पैसा कमाओ છો, तो શું વાત છે, कहीं हमने भी तो बताओ। तो पूछा उनसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि भाई आपके तिजारत के अंदर में कामयाबी इतनी है तो क्या वजह है? तो बोले मेरे 4 उसूल है। सबसे पहला उसूल ये है कि मैं उधार खरीदता नहीं हूँ, उधार बेचता नहीं हूँ। दूसरा, माल के अंदर ऐब हो तो बगैर ऐब दिखाए माल नहीं बेचता हूँ। तीसरा, जो माल मैं खरीदा हो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो माल को रोक कर जमा करके नहीं रखता हूँ, फौरन बेच देता हूँ। तो यही उसूल के ऊपर में जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का उसूल है, उसी के ऊपर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा की लालच में चक्कर में नहीं पड़ना।
अगर 1% एक दिन में प्रॉफिट आ रहा है, माल बेच दो। तो हम लोग टारगेट ही ये लेकर चलते हैं कि 1% प्रॉफिट आया, माल बेच दो, अपना प्रॉफिट ले लो, ख़त्म कर दो। अब मैंने अभी जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ उसके अंदर में 1500-2000 लोग, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो सलमान भाई तुम जो स्टॉक देते हो टारगेट को जाते ही है, क्या बात है? हम ज़्यादा लंबा लगाते ही नहीं, 2 रुपये 3 रुपये 100 रुपये का स्टॉक है, अब वो 99 गया, 103 गया, अपने इतना स्टॉक लगा ही नहीं भाई, 100 रुपये में खरीदो, 101 में बेच दो, खत्म। बाद में उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जहाँ जाना है जाना दो। हमने 1 रुपया कमा लिया, हमारा काम पूरा हो गया। तो बस 1% का टारगेट लेकर चलते, कोई लाख रुपया डाले, 100 रुपये का माल खरीदे, 1000 क्वान्टिटी और 101 रुपये में बेच दिए, 1000 रुपया मिला, अपने पूरा कर दिया। ज़्यादा लालच में उसके अंदर में भी नहीं पड़ने का। इसके अंदर अभी पिछले साल में जिनको पता होगा 2024 के अंदर जून महीने में इलेक्शन थे, तो वो इलेक्शन के टाइम पे मेरे पहचान के अंदर में एक आदमी है, तो इलेक्शन के 2 दिन पहले उनका मैसेज फ़ोन आया, कैसा है, क्या हालचाल है। जब भी उनका फ़ोन आता, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और तकरीबन 20-25 साल से वो काम कर रहे हैं, तो मेरे से बातचीत होते रहती, तो आधा घंटा जब भी फ़ोन आता तो बात होती। तो वो जब रिजल्ट आने वाला था 2 दिन पहले उनकी बातचीत हुई, तो मुझे बोले थे लोगों ने किसी को भी वोट दिया हो लेकिन आएंगी तो बोले ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट के अंदर में कॉल खरीद लो, मार्केट बढ़ने ही वाला है, पैसा डबल हो जाएगा। अब उस वक्त में मेरे भी कुछ 17-18 लाख रुपए थे, मैं बोला नहीं ये काम अपनों को नहीं करना है। उन्होंने कॉल खरीद लिया, मैंने जो अपने स्टॉक थे वो 2 कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। दूसरे दिन सुबह हुई तो उनके 20 लाख के सीधे 40 लाख रुपए हो गए। कितने? 40 लाख रुपए। और मेरे को उस दिन, क्योंकि उस दिन का देखेंगे ना, जो रिजल्ट आने के 1 दिन पहले जिन लोग जो मार्केट में होंगे उनको पता होगा, स्टॉक ऐसे दौड़े थे कि देखने नहीं मिले थे। 5% ऊपर, 10% ऊपर, 15% ऊपर, 20% के अपर सर्किट लग गए। तो 4 लाख रुपए उस दिन में प्रॉफिट बताया। उनका फोन आया, देख अभी भी मौका है, पैसे डाल दे, कल और डबल हो जाएगा। ये काम नहीं करना, अपना जो चल रहा है वही अच्छा है, क्योंकि अपनों को बस ये सीधी लाइन, इसमें जरा भी आपने सोचा कि बस एक बार के लिए कर देता फिर तौबा कर लूंगा, तो फिर खत्म हो गया सब काम। बहुत सारे रहते, अरे यार चलो ना, अपनों को खाने तो नहीं, अपने तो हराम नहीं खाते, लेकिन वो फला को एक को कर्जा देना है, वो इसमें से बस वो उतना निकाल लेते फिर खत्म। वो उतना निकालने के चक्कर में गए ना तो जितना तुम्हारे अकाउंट में सब निकल जाएगा। इसके लिए इतना भी निकालने के चक्कर में उसके अंदर नहीं पड़े। अभी वो एक आदमी सवाल पूछ रहा था, बोले वो एक जगह से मसला ऐसा पता चला है कि वो मस्जिद की और मदरसे की टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते, तो अपन करें क्या? लेकिन तेरा ही नहीं बचेगा तो फिर तू करेगा क्या? तो फिर दूसरे दिन जब जैसे मार्केट खुला और वो एग्जिट पोल आया ना, तो जो 400 सीटें के जो एग्जिट पोल में बता रहे थे, और दूसरे दिन जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में सीटें कम आई, धड़ाधड़ मार्केट ऐसा गिरा जिन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने उस दिन खरीदी की थी। तो जिन लोगों ने उस दिन 10-10 करोड़ की खरीदी की थी ना, दूसरे दिन सुबह में उठे ना तो उनके स्टॉक 8 करोड़ के ही बचे थे। और मेरे भी जो है 4 लाख प्रॉफिट बता रहा था, दूसरे दिन देखा तो 4-4.5 लाख माइनस प्रॉफिट चले गए, और अपने में से भी 50,000 लाख चले गए। मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था, कोई नहीं, अभी गिरा है 2 दिन 4 दिन इंशाल्लाह जहाँ वहाँ जाएगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मस्त आराम से सोया था। तो दोपहर बाद उनसे बातचीत हुई, तो बोले वो 40 लाख था ना, वो अभी 4 लाख तक भी नहीं बचा है। तो इसलिए ये चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। और फोन आएंगे आप लोगों को बाकायदा, अरे तुम हमारे साथ में काम करो, हम तुमको प्रॉफिट करके देंगे, हमारे को सिर्फ 10% देना, हम तो इतने टाइम के एक्सपर्ट है। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके अंदर में जो है टाइम पे खत्म हो जाते हैं। जो ये स्टॉक मार्केट चलाते हैं, जो मैंने अभी सेबी बोला, सेबी का खुद रिपोर्ट है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में 100 में से 90 लोग नुकसान करते हैं। 100 में से 90 लोग नुकसान करते हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं वो नुकसान करते हैं। इसके लिए ये चक्कर के अंदर में हम लोग बिल्कुल भी नहीं पड़े, ठीक है इंशाल्लाह। तो देखो अभी भी आखिरी में बात बता दूं, स्टॉक मार्केट बहुत आसान तरीका है अभी आज के ज़माने के अंदर में कमाने का, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर में करना क्या होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर